हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये क्लास 10th का चैप्टर है। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स को कैसे रिप्रोड्यूस करा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो आइए पढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप जब ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करते हो, उसी चीज़ को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोड्यूस करने के बाद जो ऑर्गेनिज्म निकलता है, मींस आउटपुट आता है, उसको हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग। ठीक है ना। ऑफस्प्रिंग जो मींस जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स में जो ऑफस्प्रिंग होता है, मींस जो रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑर्गेनिज्म निकलता है उसको हम बेबी कहते हैं। ठीक है, वो गर्ल भी हो सकता है, वो बॉय भी हो सकता है, तो उसी को हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है, मीन जो बेबी प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बींग्स में, तो बेसिकली क्या होता है कि जो बेबी होता है उसका जो बॉडी पार्ट्स वगैरह जो भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, वो किससे मैच करते हैं? उसके पेरेंट्स से मैच करते हैं, मीन्स जिन्होंने उसको रिप्रोड्यूस करा है। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कि रिप्रोडक्शन बेसिकली क्यों हम करते हैं, उसका रीज़न सबसे एक ज़रूरी है कि हमारी आने वाली जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, इसलिए रिप्रोडक्शन करा जाता है। अदरवाइज़ होगा क्या कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आपकी जो स्पीशीज़ है वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी और वो क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। और रिप्रोडक्शन ही एक मात्र ज़रिया है जिसके थ्रू लाइफ पॉसिबल है अर्थ के अंदर। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो अर्थ के अंदर कोई भी लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर यहाँ स्लाइड के अंदर बात करी गई कि वाई वी डू रिप्रोडक्शन, हम रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं। तो उसका रीज़न ये है कि हम रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। रिप्रोडक्शन करते हैं वेरिएशंस की वजह से। ठीक है ना। किसकी वजह से? वेरिएशंस की वजह से। अब वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? चेंजेस होता है। अगर आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं आएंगे तो आप अपने इन्वायरमेंट को और अपने सराउंडिंग को अडेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि डे बाय डे आप जैसे देख रहे हो कि आपकी सराउंडिंग, जैसे कि आपकी क्या, हम सबकी सराउंडिंग्स क्या हो रही है? डे बाय डे चेंज हो रही है। एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो इसकी वजह से हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। अब इन चेंजेस के मतलब ये जो हमारे सराउंडिंग्स में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी हमारे आसपास चेंजेस आ रहे हैं, अब इनके मतलब इनको अडेप्ट करने के लिए, इनके सराउंडिंग में फ़िट रहने के लिए हमारे अंदर भी चेंजेस आने ज़रूरी हैं। अगर हमारे अंदर चेंजेस नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम आने वाले टाइम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से हमारा लाइफ स्पेन कम हो जाएगा। अब लाइफ स्पेन क्या होता है? लाइफ स्पेन होता है मतलब कितने टाइम पीरियड तक आप जीते हो। नॉर्मली 100 ईयर्स माना जाता है कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स 100 ईयर तक सर्वाइव कर सकता है। तो वो जो लाइफ स्पेन होगा हमारा, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे अंदर वेरिएशंस ही नहीं आएंगी, हमारी बॉडी में चेंजेस ही नहीं आएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे बड़ी जल्दी। तो होता क्या है कि इसी चेंजेस को क्रिएट करने के लिए, मतलब ये वेरिएशंस क्रिएट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होते हैं? 4 चीज़ों से वेरिएशन क्रिएट करी जाती हैं। पहला है डीएनए कॉपिंग, सेकंड है सराउंडिंग, थर्ड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो डीएनए कॉपिंग और ये सराउंडिंग है, प्राइमरी है। ठीक है ना। ये मतलब सबसे पहले अगर हमारी बॉडी में जो वेरिएशंस आता है तो वो डीएनए कॉपिंग की वजह से और सराउंडिंग की वजह से आता है। उसके बाद वो मैटर करता है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करा गया या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करा गया। सेक्सुअल में क्या होता है कि जो बॉडी में वेरिएशन आती है वो उतनी नहीं आती, लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा एक्सटिंक्ट तक वेरिएशंस आती हैं। तो आइए वन बाय वन जानते हैं इनको। सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए कॉपिंग एंड सराउंडिंग को। तो देखो, डीएनए कॉपिंग को हम पढ़ लेते हैं। डीएनए कॉपिंग से कैसे वेरिएशन आती है। जैसे कि आपको पता है कि जब कोई भी न्यूबॉर्न बेबी प्रोड्यूस होता है, तो न्यूबॉर्न बेबी में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि न्यूबॉर्न बेबी में क्या होता है? न्यूबॉर्न बेबी के अंदर क्या होता है? मेल एंड फीमेल दोनों के क्या होते हैं? करेक्टर्स होते हैं। करेक्टर्स कहने का मतलब है दोनों की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, दोनों के खास खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है ना। तो मतलब दोनों की क्वालिटीज़ क्या होती है? न्यूबॉर्न बेबी के अंदर होती है। मेल की क्वालिटी भी होती है और फीमेल की क्वालिटीज़ भी होती हैं। अब वो क्वालिटीज़ कैसे आई उसके अंदर? वो क्वालिटीज़ आई इसके अंदर डीएनए की मदद से। देखो, मेल का डीएनए गया होगा उसके अंदर और फीमेल का डीएनए गया होगा उसके अंदर, तभी तो जो बेबी होगा उसके अंदर क्या होगा? दोनों के करेक्टरिस्टिक्स आएंगे। अब मेल ने अपनी प्रॉपर्टी भेजी डीएनए से, फीमेल ने भी अपनी प्रॉपर्टी भेजी डीएनए से।
अब देखो ऐसा तो है नहीं कि मेल का जो ओरिजिनल डीएनए है वही डायरेक्ट जाके कॉपी हो जाएगा, मतलब वही जाके जो मेल का ओरिजिनल डीएनए है वो डायरेक्ट ही चला जाएगा न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, ऐसा तो होगा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है इनको, उसके लिए क्या करना पड़ता है, मेल को डीएनए की कॉपी बनानी पड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फिगर के अंदर मैंने दिखा रखा है आपको, ये भाई डीएनए, ओरिजिनल डीएनए, जैसे मान के चलो ये मेल वाला मेल डीएनए है, ठीक है ना, ये ओरिजिनल डीएनए। अब होगा क्या कि मेल अपना डीएनए डायरेक्टली तो देगा नहीं उसको, न्यूबॉर्न बेबी को, तो क्या करता है मेल क्या करता है कि डीएनए की कॉपीज़ बनाता है। मेल के अंदर डीएनए की कॉपीज़ बनेंगी, ठीक है ना। अब यही कॉपीज़ क्या होंगी, रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होंगी, बेबी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अब होता क्या है कि आपको पता है कॉपी हमेशा एक्यूरेट नहीं होती। अगर ये 100% है तो इसकी कॉपीज़ होंगी वो 98 to 95% एक्यूरेट होंगी। इसका मतलब इसके अंदर 2% का क्या आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 2% क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, मतलब 2% का एरर आ रहा है। अब वो 2% का जो एरर है ना, ये देख रहे हो आप, सॉरी, जो 2% का जो इसके अंदर एरर है ना, वही वेरिएशंस कॉज करता है। आई रिपीट, ये जो कॉपी के वजह से जो वेरिएशन आता है, देखो कॉपी हुई, ये ओरिजिनल डीएनए था और ये कॉपी डीएनए था। अब कॉपी डीएनए हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, वो सिमिलर होता है उसके। ओरिजिनल जैसे 100% है तो कॉपी डीएनए के अंदर जो एक्यूरेसी होगी वो 98 to 95% की होगी, मतलब वो उससे 98 to 95 मिलता होगा ओरिजिनल से। बट उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है कॉपी के अंदर, वो कॉपी कभी एक्यूरेट नहीं होती, उसके अंदर ना करते भी कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, कुछ ना कुछ अनएक्यूरेसी आ जाती है, जिस वजह से क्या आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है। ये वेरिएशन बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहली वेरिएशन जो आती है वो किससे आती है, वो आती है हमारे डीएनए कॉपिंग की मदद से, ठीक है ना। अब इसकी ना एक डिसएडवांटेज ये है डीएनए कॉपिंग का कि आप डीएनए कॉपी से लार्ज एक्सटिंक्ट तक वेरिएशंस नहीं प्रोड्यूस कर सकते। आप ये सोचो कि भाई 96% क्या करो, मतलब आप ये सोच लोगे जैसे कि आप ये सोचो कि भाई ऐसा करते हैं कि 40% का वेरिएशन ले आते हैं और 60% जो है, मतलब 60% एक्यूरेट कॉपी हुई होगी और 40% का एरर आ गया होगा, मतलब चेंजेस आ गए होंगे, जिस वजह से वेरिएशन क्या हो जाएगी, वेरिएशन बढ़ जाएगी। बट ये हमारी गलत फहमी है। कभी भी अगर डीएनए कॉपिंग के दौरान ज़्यादा चेंज आता है, मींस ज़्यादा एरर आता है, तो उस ज़्यादा एरर की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो डीएनए डेड हो जाता है, ठीक है ना। ज़्यादा अगर चेंज आता है डीएनए के अंदर तो डीएनए क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। डीएनए की लेंथ जो होती है ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में 3 मीटर के अराउंड होती है। 3 मीटर लंबा होता है डीएनए हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, डीएनए से हम ज़्यादा वेरिएशंस क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट करोगे तो डीएनए डेड हो जाएगा। अब डीएनए कैसे डेड होगा, समझो इस बात को। देखो होता क्या है कि जब, देखो ये सेल है, इस सेल के अंदर ये डीएनए था, अभी डीएनए ने क्या करा, इस डीएनए ने एक कॉपी बनाई अपनी आगे ट्रांसफ़र करने के लिए। अब देखो एक सेल के अंदर 2 डीएनए तो रह नहीं सकते, एक सेल के अंदर 2 डीएनए नहीं रहेंगे, तो होगा क्या, इस डीएनए को भी एक अलग सेल चाहिए होगा, मतलब एक सेल्यूलर एपरेटस चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या बनाया जाएगा, सेल्यूलर एपरेटस बनाया जाएगा। जब ये सेल्यूलर, देखो ये जो कॉपी डीएनए था अब यहाँ आ जाएगा, ये कॉपी डीएनए यहाँ आ गया, तो भाई ओरिजिनल डीएनए इस सेल के अंदर है, कॉपी डीएनए दूसरे सेल के अंदर है। अब होता क्या कि अगर इस डीएनए के अंदर चेंजेस 40%, मतलब ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, तो ये सेल्यूलर एपरेटस क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि डीएनए कॉपिंग से सिर्फ आप कुछ हद तक ही वेरिएशन ला सकते हो, बहुत ही माइन्यूट वेरिएशंस ला सकते हो, बट ज़्यादा वेरिएशंस नहीं ला सकते। अगर ज़्यादा वेरिएशंस लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, डीएनए आपका ख़राब हो जाएगा और कॉपी डीएनए जो का वो ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, क्योंकि सेल्यूलर एपरेटस उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा चेंज को, जिस वजह से सेल भी डैमेज तो डीएनए भी ख़त्म। अब हम बात करते हैं कि इसकी सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो भाई आपको जैसे पता होगा ये कोविड टाइम में आपने ज़्यादातर ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी होगी, मैंने तो भाई ऑब्ज़र्व करी ये बात, कि आपने एक चीज़ ये देखा होगा कि जो रिची रिच लाइफ जीते हैं, रिची रिच लाइफ का मतलब है जैसे कि जो नीट एंड क्लीन, जिनको फूड वगैरह सब चाहिए होता है, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए होता है, भाई बहुत ज़्यादा हाइजीनिक है, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर कोविड्स उन्हीं को हुआ है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना।
मैं ये मानता हूँ कि इंसान को ना हर इन्वायरमेंट के अंदर, हर सराउंडिंग के अंदर अपने आप को ढालना चाहिए। अच्छे से अच्छा खाना मीन्स गुड से गुड क्वालिटी वाला खाना एंड लोकल से लोकल फूड्स एक पर्टिकुलर पर्सन को खानी चाहिए, ताकि वो अपनी बॉडी को इस हिसाब से एडजस्ट कर सके कि अगर वो किसी भी इन्वायरमेंट पे जाए, किसी भी सराउंडिंग में जाए, तो वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर ले। ठीक है ना। तो सराउंडिंग कैसे मैटर करती है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, होता क्या है कि अगर जैसे कि आप एक गुड इन्वायरमेंट में रह रहे हो, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, ठीक है, तो होता क्या है, जैसे कि आप एक बैड इन्वायरमेंट में जाते हो, मतलब बैड कंडीशन में जाते हो, बैड कंडीशनल इन्वायरमेंट में जाते हो, जैसे बैड कंडीशनल इन्वायरमेंट में जाते हो, तो होता क्या है कि आपकी बॉडी में इफेक्ट्स आने लग जाते हैं। मतलब होता क्या, आपकी बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाती। इसका एग्जांपल एक इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि आपको पता है डोडो एक ऐसी स्पीशीज़ थी जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। वो एक्सटिंक्ट क्यों हुई? वो एक्सटिंक्ट इसलिए हुई क्योंकि अपनी सराउंडिंग्स को वो अडेप्ट नहीं कर पाई। देखो, होता क्या था कि पहले के टाइम पे जो इन्वायरमेंट था, सराउंडिंग थी, वो वेरी नीट एंड क्लीन थी, फुल, मतलब उसके अंदर जो ऑक्सीजन लेवल था वो काफ़ी हद तक मेंटेन था और पॉल्यूशन इतना नहीं था। तो इसलिए उस टाइम पे मतलब जो स्पीशीज़ थी वो काफ़ी अच्छे से रहती थी। बट हुआ क्या, जैसे कि आपको पता ही है कि डे बाई डे जैसे जैसे हम मतलब टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहे हैं, तो पॉल्यूशंस भी उस हिसाब से क्रिएट्स हो रहे हैं। हर तरीके के पॉल्यूशंस होते हैं, एयर से लेके नॉइज़ से लेके वाटर, बहुत तरह के पॉल्यूशंस है। तो पॉल्यूशंस की वजह से क्या होता है कि वो स्पीशीज़ क्या होगी, एक्सटिंक्ट होगी। तो इसलिए कहा जाता है भाई कि सराउंडिंग्स मैटर करती है। अगर आप अपने आप को सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हो ना, तो आप एक फिटेस्ट सर्वाइवल हो। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग क्या मतलब, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, चार्ल्स डार्विन एक फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने थ्योरी प्रपोज करी थी कि अगर आप सराउंडिंग को अडेप्ट कर लेते हो ना, तो आप एक फिटेस्ट सर्वाइवल हो। आप मतलब उस इन्वायरमेंट में आप आगे सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो मेन अब टॉपिक शुरू होने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, और ये बहुत ही ज़्यादा नंबर का चैप्टर आएगा बायो का टर्म 2 में। क्योंकि बायो में देखो 2 ही चैप्टर हैं बेसिकली आपके, एक चैप्टर 8 है और चैप्टर जो अगला, मतलब इसके बाद जो अगला चैप्टर है, देखो हियरार्की वाला चैप्टर है आपका, हेरिडिटी एंड हियरार्की वाला चैप्टर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड केयरफुली आप इसको सुनना। सॉरी, ये तो कट गया। वेरी वेरी केयरफुल आपको इसको सुनना, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ठीक है, एंड शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। तो आइए हम देखते हैं। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो इसके अंदर भी क्या होता है, इस मेथड से भी हम वेरिएशन से लेके आते हैं। बट कैसे, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि हम ना न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। बट न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि सिंगल पेरेंट्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक ही पेरेंट से, सिर्फ एक ही पेरेंट से आप क्या बना सकते हो भाई, अपनी न्यू स्पीशीज़ बना सकते हो। मतलब सॉरी, न्यू नहीं, अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ा सकते हो, मतलब आप ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आइए जानते हैं। अब देखो, हाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, लेकिन जो रिप्रोडक्शन जो करा जाता है एसेक्सुअल के अंदर, उसके डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं। मतलब जो एक पेरेंट है ना, वो मतलब एक पेरेंट जो है वो रिप्रोडक्शंस को मतलब डिफरेंट डिफरेंट मोड से कर सकता है। अब वो मोड्स पढ़ते हैं कि एक पेरेंट कितने तरह से रिप्रोडक्शन कर सकता है एसेक्सुअल के अंदर। पहला जो है हमारा क्या है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की मदद से भी होता है, मल्टीपल फिजन की मदद से भी होता है, बर्डिंग की मदद से भी होता है, फ्रेगमेंटेशन से भी होता है, रीजनरेशन से भी होता है। तो ये सारे मेथड्स हैं, इन्हीं मेथड्स को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देखो ये सारे मेथड जो है ना वो सिंगल पेरेंट के लिए, आई रिपीट, ये सब क्या है, सिंगल पेरेंट के लिए। कि मतलब ये जो मेथड है, इनसे सिंगल पेरेंट्स क्या करता है, अपने ऑर्गेनिजम्स को, मतलब अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। तो आइए जानते हैं पहले बाइनरी फिजन। तो जैसे कि आप बाइनरी फिजन की डेफिनेशन यहाँ पे देख रखे हैं। बाइनरी फिजन का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर क्या होता है कि एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। आई रिपीट,
बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है कि एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो, एग्जांपल के लिए हम कौन सा ले रहे हैं भाई, यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे अमीबा। क्या ले रहे हैं भैया हम यहाँ पे अमीबा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे एक पेरेंट अमीबा था, मैं मार्कर चेंज करता हूँ एक सेकेंड। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे पेरेंट अमीबा था, पेरेंट अमीबा का न्यूक्लियस था। तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस की इलोंगेशन होगी। इलोंगेशन का मतलब होता है कि न्यूक्लियस क्या होगा, स्ट्रेच होगा। न्यूक्लियस स्ट्रेच होने के बाद क्या होगा, इसमें ग्रूव्स आएंगे। अब ग्रूव्स तो आपको पता ही होगा, ग्रूव्स मतलब क्या होता है, खांचे टाइप के होते हैं। देखो ऐसे ये ग्रूव है, ये ग्रूव है, ठीक है ना। ग्रूव डेवलप होंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, इसका साइटोप्लाज्म क्या होने लग जाएगा, ब्रेक होने लग जाएगा। देखो ये लिक्विड है ना, ये लिक्विड, ये येलोइश येलोइश कलर का, लाइट येलोइश, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म आपका डिवाइड होने लग जाएगा। साइटोप्लाज्म के डिवीजन की वजह से क्या होगा, लास्ट में ये 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट करा जाएगा। अब इनको डॉटर क्यों कहा गया है, डॉटर इसलिए कहा गया क्योंकि फर्दर यही जो है क्या करेंगे, फर्दर यही जो डॉटर सेल्स हैं आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो आगे जाके देखो, अब ये 2 हैं, फिर आगे जाके कितने बन जाएंगे, 4, ऐसे कर करके, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें होता है क्या कि एक सिंगल पेरेंट से इन्वॉल्व होता है 2 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करने में। देखो बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है 2। बाइनरी मीन्स क्या होता है भाई, बाइनरी मीन्स होता है 2। एक मिनट यार, ये मार्कर भी ना। बाइनरी का मतलब क्या होता है 2, और फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना, मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब क्या कि भाई एक पेरेंट अमीबा 2 डॉटर सेल्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, मल्टीपल मतलब क्या होता है भाई, मैनी। फिजन का मतलब क्या होता है भाई, ब्रेक डाउन। ओके, फिजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है कि एक पेरेंट सेल मैनी डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक पेरेंट सेल मैनी डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक साथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक पेरेंट सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियस क्या हो गया भाई, बहुत सारे मैनी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया भाई, ये बहुत सारे मैनी न्यूक्लियस के अंदर कवर। देखो ये देख रहे हो, 1 न्यूक्लियस, 2 3 4 5 6। अब होगा ये सिस्ट होती है इसके बाहर की। जैसे सिस्ट ब्रेक डाउन होगी, सारे के सारे डॉटर सेल्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, और ये कि नए ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, देखो फ्रेगमेंटेशन में बहुत अच्छा पार्ट है। फ्रेगमेंटेशन को बहुत अच्छे से समझना। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम, स्पायरोगायरा, ठीक है। यार थोड़ी राइटिंग को माइंड मत करना, थोड़ी राइटिंग है मेरी ऐसी। अच्छा एक बार सुंदर तरीके से लिखते हैं, स्पायरोगायरा। हाँ ये सुंदर लिख लिया यार, इसको रीस कर देते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार चैनल को। हाँ तो भाई स्पायरोगायरा में क्या होता है भाई कि एक स्पायरोगायरा क्या है, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। बट कैसा ऑर्गेनिज्म है, सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का क्या होता है, एक स्पेसिफिक काम होता है। अब देखो इसमें बताया जा रहा है कि जैसे स्पायरोगायरा का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। स्पायरोगायरा क्या होता है कि धीरे धीरे करके, पहले तो बेबी होता है, मतलब हर कोई यार स्मॉल ही होता है, मतलब छोटा ही होता है। छोटे होने के बाद वो आगे आगे जाके धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं उसको, मैच्योर। तो जब क्या होता है कि स्पायरोगायरा जब मैच्योर हो जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा पीसेज में ऑटोमेटिकली कट जाता है। रिपीट, जैसे स्पायरोगायरा है, फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंट्स लगे होते हैं ऐसे करके, ये देख रहे हो, ये फ्रेगमेंट्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये क्या है, फ्रेगमेंट्स हैं। तो स्पायरोगायरा में क्या होते हैं, जैसे स्पायरोगायरा बड़ा होता है, मैच्योर जाता है, उसके यहाँ ना मतलब उसी के अंदर ना फ्रेगमेंट्स डेवलप हो जाते हैं। ये फ्रेगमेंट्स इसलिए बनते हैं ताकि स्पायरोगायरा क्या हो सके, ब्रेक डाउन हो सके। जैसे ही स्पायरोगायरा मैच्योर हो गया तो ये ब्रेक डाउन हो गया, देखो कितने पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 पार्ट्स में। देखो यहाँ से इस वाले पार्ट से एक नया स्पायरोगायरा बन जाएगा पूरा, इस वाले पार्ट से एक नया स्पायरोगायरा बन जाएगा पूरा,
इस वाले इस पार्ट से पूरा एक नया स्पायरोगायरा बन जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में, मैच्योर होने के बाद ये 2-3 पीसेस में कट जाता है ऑटोमेटिकली, इसे कोई काटता नहीं है, ऑटोमेटिकली ये कट जाता है। कटने के बाद क्या होता है कि जो कटेड पार्ट होते हैं इसके ये फुल्ली ग्रो हो जाते हैं, उसके बाद ये फिर वो आगे जाके मैच्योर होते हैं, फिर ये प्रोसेस चलता है, फिर वो कटते हैं, फिर वो मैच्योर होते हैं, फिर वो कटते हैं, फिर वो मैच्योर होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, वो न्यू इंडिविजुअल होता है। न्यू इंडिविजुअल होता है, मतलब एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना। मतलब समझ लो कि जब ये फ्रेगमेंट होकर जब ये फ्रेगमेंटेशन के दौरान क्या होता है, जब ये स्पायरोगायरा मैच्योर होने के बाद टूटता है ना, टूटने के बाद जो स्पायरोगायरा मिलता है वो यंग स्पायरोगायरा होता है। उसको फिर डेवलप होने में टाइम लगता है, फिर वो डेवलप्ड होता है, फिर उसके बाद जाके वो मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद फिर वो ब्रेक डाउन होकर फिर वो नए स्पायरोगायरा बनाता है। इसमें क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये चीज़ कि न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो रीजनरेशन पढ़ने वाले, तो रीजनरेशन के अंदर भी क्या होता है, सेम इसी तरह का प्रोसेस होता है, लेकिन रीजनरेशन के अंदर कोई नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं होता। तो आइए पढ़ते हैं रीजनरेशन को, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो भैया रीजनरेशन के में क्या लिखा हुआ है, रीजनरेशन में लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। कहने का मतलब है रीजनरेशन में क्या कहता है, भैया हमें काट लो, जितने पीसेस में काटना है काट लो, काट पीट के जितने भी हमारे पार्ट होंगे ना वो दोबारा क्या हो जाएंगे, रीग्रो हो जाएंगे। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लेनेरिया, इन्होंने प्लेनेरिया को काट दिया, काट दियो रे भैया इसको, ये देखो भैया ने काट दिया ने, ये देखो भाई इसको बोला, इसने बोला भाई काट दे, जितना मर्जी काट सकता है काट ले, तो भैया इसको काट दिया। काटने के बाद क्या हुआ, इसका ये पीस बचा, इस पीस ने कहा भाई कोई बात नहीं काट ले, मैं इसी पीस से दोबारा रीग्रो हो जाऊँगा। फिर इसने कहा, इसने बंदे ने सोचा चल मैं इसकी मुंडी काटता हूँ, तो देखो मुंडी काटी इसकी, मुंडी काटने के बाद क्या हो भैया, देखो मुंडी काटने के बाद क्या हो, फुल्ली रीग्रो हो गया। फिर भैया इसने कहा चल इसकी पूँछ काट देते हैं, कुछ ना कुछ तो कटेगा, पूँछ काटने के बाद भी ये फुल्ली रीग्रो हो गया। तो फ्रेगमेंट रीजनरेशन में ये कहा जाता है कि चाहे आप कितने भी पार्ट्स में ऑर्गेनिजम्स को कट कर दो उसके, लेकिन होता क्या कि जो कटेड पार्ट होते हैं ना, इसके कटेड पार्ट से ही ये क्या करता है, ये कटेड पार्ट से ही दोबारा फुल्ली ग्रो हो जाता है। ज़्यादातर ये देखा जाता है किसके अंदर, प्लेनेरिया के अंदर, प्लेनेरिया, ठीक है, ये प्लेनेरिया के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर प्लेनेरिया के अंदर जो कटने के बाद जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं ये कोई न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं होते, ठीक है ना, ये कोई न्यू इंडिविजुअल नहीं होते, नो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म, नो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म इन रीजनरेशन, ठीक है ना, ध्यान रखना कोई भी न्यू इंडिविजुअल क्या होता है, फॉर्म नहीं होता। यही डिफरेंस होता है रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में, जो आपको पढ़ना है 10th क्लास में। अब बात करते हैं बर्डिंग की, जैसे आपको पता ही होगा बर्ड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बर्डिंग में क्या बताया जा रहा है कि अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज द बर्ड विच देन डी अटैच एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल लिया गया हाइड्रा का, देखो हाइड्रा के बॉटम वाले पार्ट में क्या होता है, हाइड्रा के बॉटम वाले पार्ट में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। बल्ब समझ रहे हो, बल्बोआ जो रोशनी प्रोड्यूस करता है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है ना, ये क्या है भैया, पेरेंट हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा से क्या करता है, ये जो बर्ड है, ये बर्ड क्या करता है, पेरेंट हाइड्रा से क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। अब भैया माँ बाप का ही खाना पीना चूस चास के ये क्या करता है, बड़ा होने लग जाता है। बड़ा होने के बाद धीरे धीरे करके बड़ा होता है, जब ये बड़ा हो जाता है, फुल्ली मैच्योर हो जाता है, तो ये गिर जाता है। गिरने के बाद क्या होता है कि भाई ये सॉइल वगैरह में गिर जाता है या वेटी एरिया में गिर जाता है। वेटी एरिया में गिरने के बाद ये फिर नया हाइड्रा बन जाता है और फिर दोबारा बर्डिंग होता है इसके अंदर, नए हाइड्रा के अंदर। फिर इसके आउट ग्रोथ के नीचे की तरफ से एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है बर्ड, फिर ये प्रोसेस चलता है, फिर ये चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर रीजनरेशन, बर्डिंग, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के जितने भी मोड्स थे, मल्टीपल फ्यूजन हो, चाहे बाइनरी फ्यूजन, चाहे फ्रेगमेंटेशन हो, चाहे
जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, अगर आपको कोई डाउट लगता है कि हाँ कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर दोबारा वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। एंड हाँ, और दूसरी बात है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के साथ में। धन्यवाद, बाय।